नमस्कार। हाल में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि ईरान की सरकार के अंदर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा और खामोश पावर शिफ्ट हो रहा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की जो सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे हम IRGC भी कहते हैं, वो धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप देश की कमान अपने हाथ में ले रही है। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ईरान में एक मिलिट्री कू, एक सैन्य तख्तापलट हो गया है? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन रुकिए, ये वैसा तख्तापलट नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। टैंक सड़कों पर उतर आए, वैसी वाली बात नहीं है। इसे कहा जा रहा है एक सॉफ्ट कू, एक धीमी गति का तख्तापलट। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले, क्या ईरान में वाकई एक शांत तख्तापलट हो रहा है? फिर इसे समझने के लिए हम ईरान के सत्ता के 3 स्तंभों को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे लीडरशिप में आए एक वैक्यूम ने IRGC को यह मौका दिया। और आखिर में ईरान के इस मिलिट्री डोमिनेटेड भविष्य के क्या नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान की मौजूदा हालत को समझने के लिए सबसे पहले वहां के पावर स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, जिसे अक्सर ड्यूअल पावर सिस्टम या दोहरी शक्ति प्रणाली भी कहा जाता है। देखिए, ईरान में पावर के 3 मेन सेंटर हैं। सबसे ऊपर बिल्कुल टॉप पर हैं सुप्रीम लीडर। सारे के सारे धार्मिक और राजनीतिक अधिकार उन्हीं के पास है। मतलब सेना से लेकर मीडिया तक सब कुछ उनके कंट्रोल में। फिर दूसरे नंबर पर आती है चुनी हुई सरकार, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी जैसे मामलों में लिमिटेड पावर होती है। पर इन दोनों के बीच में एक छिपा हुआ स्तंभ भी है, और वो है IRGC। और ये सिर्फ एक सेना नहीं है, ये अपने आप में एक पैरेलल स्टेट, एक समानांतर राज्य की तरह काम करती है। अब ये बात वाकई में काफी दिलचस्प है कि एक्सपर्ट्स IRGC को ईरान की सबसे पावरफुल नॉन इलेक्टेड संस्था मानते हैं। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक सेना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ताकत है जो देश के मिसाइल प्रोग्राम से लेकर तेल और टेलीकॉम जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिक सेक्टर्स को भी कंट्रोल करती है। तो सवाल ये है कि भाई अचानक से IRGC इतनी हावी कैसे हो गई? इसके पीछे खास वजह बताई जा रही है, एक हालिया घटना जिसने ईरान के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया और IRGC के लिए एक बड़ा मौका बना दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बदलाव सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के कमजोर पड़ने या भविष्य में उनके पद से हटने की संभावना से जुड़ा है। देखिए, पिछले 35 सालों से उन्होंने ही पावर का बैलेंस बनाए रखा है, लेकिन उनके बाद एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, एक शक्ति शून्य पैदा होने का डर है। और उनके बेटे मोजिद्बा खमेनेई को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन उन्हें उतना पावरफुल नहीं समझा जाता। और यही सबसे जरूरी पॉइंट है। अली खमेनेई का IRGC पर एक मजबूत कंट्रोल रहा है, लेकिन अगर मुज्तबा खमेनी जैसा कोई कमजोर लीडर आता है तो IRGC पर सुप्रीम लीडर का जो पारंपरिक कंट्रोल है वो ढीला पड़ सकता है। और बस यही वो मौका है जो IRGC को अपनी ताकत दिखाने और उस पावर वैक्यूम को भरने का मौका दे सकता है। चलिए अब इस पर आते हैं कि ये कब्जा आखिर हो कैसे रहा है। जैसा कि पहले भी कहा, ये कोई पारंपरिक तख्तापलट नहीं है जिसमें टैंक सड़कों पर दिखते हैं। नहीं, ये बहुत ही खामोशी से और स्ट्रेटेजिक तरीके से हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रीपिंग मिलिट्री टेकओवर या धीमी गति से सैन्य कब्जा। इसका मतलब यह है कि सेना फॉर्मली संविधान को खत्म नहीं करती, लेकिन पर्दे के पीछे से धीरे धीरे सरकार की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है। IRGC ऐसा कई तरीकों से कर रहा है, जैसे कि देश के सारे बड़े सुरक्षा और सैन्य फैसले अब वो ही ले रहा है। इससे हुआ यह है कि देश के प्रेसिडेंट की भूमिका अब बस नाम की रह गई है, एक सिंबॉलिक हेड। इसके अलावा तेल और रक्षा जैसे जरूरी मंत्रालय और आर्थिक सेक्टर्स भी अब सीधे सीधे IRGC के इशारों पर ही चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि इसका ईरान और बाकी दुनिया के लिए मतलब क्या है? इस पावर शिफ्ट के जो नतीजे हैं वो काफी गहरे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और बड़ा बदलाव दिखेगा नेशनल पॉलिसी में, जहां डिप्लोमेसी की जगह मिलिट्री स्ट्रैटेजी ले लेगी। इससे पूरे रीजन में संघर्ष बढ़ने का खतरा है, क्योंकि IRGC प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। देश के अंदर भी किसी भी तरह के विरोध को और सख्ती से कुचला जा सकता है, और इंटरनेशनल लेवल पर एक मिलिट्री शासन के साथ बातचीत करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वैसे ऐसी स्थिति कोई नई नहीं है। इतिहास में हमें इसके कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में सेना हमेशा से ही सिविलियन सरकार पर हावी रही है। मिस्र में भी देखें तो 2014 से एक पूर्व सैन्य अधिकारी ही शासन कर रहे हैं।
और म्यांमार में तो सेना ने चुनी हुई सरकार को पूरी तरह हटाकर ही सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है कि ईरान के गवर्नेंस सिस्टम में एक बुनियादी बदलाव हो रहा है। वो एक डुअल पावर सिस्टम से एक ऐसे राज्य की तरफ बढ़ रहा है जहां असली पावर सेना के हाथों में होगी। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। सोचिए, अगर ईरान की बागडोर एक ऐसी सोच के हाथ में आ जाए जो सेना को सबसे पहले रखती है, तो उस दुनिया का क्या होगा जहां डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के लिए कोई जगह ही ना बचे। इसके जियोपॉलिटिकल नतीजे क्या होंगे, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है।